सब एक जैसा खाना खाते हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर भी एक जैसे होते हैं? नहीं ना। किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को ज्यादा गर्मी लगती है, कोई थोड़ा खाने में भी बहुत भारीपन महसूस करता है, तो कोई कितना भी खा ले हल्का ही रहता है। आयुर्वेद कहता है हर शरीर की एक अलग प्रकृति होती है और सही भोजन की शुरुआत अपनी प्रकृति पहचानने से होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। द फूड शो में द हेल्दी प्लेट के पहले एपिसोड में हम जानेंगे आपकी शरीर की प्रकृति क्या है और प्रकृति के हिसाब से आपकी थाली कैसी होनी चाहिए। हमारी प्रकृति क्या है और कैसी हो हमारी थाली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स आयुर्वेदा के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक हैं, जो वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से हमें समझाएंगे प्रकृति और भोजन का गहरा संबंध। हमारे साथ हैं प्रोफेसर महेश व्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, क्योंकि द हेल्दी प्लेट की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि हेल्दी क्या है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये क्या हमारे लिए हेल्दी है नहीं। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि हमारे शरीर की 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। हम कैसे समझें कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, उसके बाद हम ये तय कर पाएं कि हमें खाना क्या है? देखिए, प्रकृति के अनुसार ही हम निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति को क्या खाना और क्या नहीं खाना। मतलब इस सृष्टि में जितनी चीज़ें जिसको अपन भोज्य पदार्थ या फूड कहते हैं, वो हर एक खाने के रूप में अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ चीज़ें किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी सूटेबल रहती हैं और वही किसी व्यक्ति को बिल्कुल सूट नहीं करती है। तो वहाँ पर प्रकृति मुख्य कारण है। इसलिए आयुर्वेद कहता है पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रख करके, उसकी प्रकृति को ध्यान में रख करके हम डाइट का और मेडिसिन का, मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, तब भी मेडिसिन का निर्धारण भी प्रकृति के अनुसार किया जाता है। अच्छा। तो इन दोनों में ही प्रकृति का विशेष महत्व है। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि व्यक्ति की प्रकृति कौन सी है? तो हर एक व्यक्ति में कुछ लक्षण होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में व्यक्ति भोजन कर रहा है। अब 3 व्यक्ति हैं, एक वातिक प्रकृति का, एक पैत्तिक प्रकृति का और कफ प्रकृति का। वातिक प्रकृति वाला व्यक्ति जो भोजन करेगा, मतलब वो बिल्कुल छोटे छोटे से कोर लेगा और उसको भोजन करने में टाइम जो है कभी थोड़ा फास्ट कभी स्लो, जो एक जैसा उसका वो नहीं रहता है खाने का पैटर्न। अच्छा। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति इतना स्लो खाना खाता है कि घर के सब व्यक्ति भोजन पूरा कर लेते हैं, तब तक भी उसका भोजन चल रहा है। भले उसने मात्र 2 चपाती खाई हो, लेकिन उसको खाने में टाइम बहुत अधिक लगता है। वातिक प्रकृति वाले को थोड़ा कम टाइम लगता है। पैत्तिक प्रकृति वाला जितनी आवश्यकता है कि भाई 3 चपाती खाना है, 2 चपाती खाना है, तो उसको इन दोनों के बीच का समय रहता है। तो एक तो खाना खाने का टाइमिंग, इससे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कौन सी प्रकृति का है। दूसरा क्वांटिटी, डाइजेशन की जो क्वांटिटी रहती है कि आप कितना फूड डाइजेस्ट कर सकते हैं। वातिक प्रकृति वाले में आपने अगर देखा हो तो एक दिन वो आपने काफ़ी क्वांटिटी में अगर उन्हें लंच या डिनर किया, बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सेम उसी व्यक्ति को किसी दिन बिल्कुल कम क्वांटिटी में, वो कहता नहीं आज मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खा सकता हूँ। मतलब उसमें वेरिएशन होता रहता है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति की क्वांटिटी कम रहती है, वो हमेशा ही प्रायः कम क्वांटिटी में खाना खाता है। पैत्तिक प्रकृति वाले की चूंकि अग्नि अच्छी दीप्त रहती है, तो उसके खाने की क्वांटिटी भी अच्छी रहती है। तो क्वांटिटी के आधार पर भी हम देख सकते हैं व्यक्ति की प्रकृति कौन सी है। दूसरा, एक बोलने का तरीका। वातिक प्रकृति वाला थोड़ा सा टॉकेटिवनेस रहेगा, उन्हें थोड़ा ज़्यादा बोलता है। अगर आपने एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर अगर 1 लाइन में देना है तो 5 लाइन में आंसर देगा और फिर आपको बंद करना पड़ेगा कि बस हो गया। और कफ प्रकृति वाले से आपने अगर 1 लाइन में आंसर मांगा तो वो 2 शब्द में, 2 वर्ड में उस बात को कंप्लीट कर देगा। आपको और बोलना पड़ेगा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, थोड़ा और बताइए। तो एक व्यक्ति टॉपिक से और हटके बताएगा, वातिक प्रकृति रिलेटेड। कफ प्रकृति वाले से जितना पूछा उससे भी बहुत कम बताएगा। और पित्त प्रकृति वाले से आपने जितना क्वेश्चन किया सिर्फ टू दी पॉइंट उतना ही बताएगा। तो उनके बोलने के तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। अच्छा। और दूसरा एक और प्रकृति का लक्षण है, जैसे किसी व्यक्ति को आपने कुछ कहा तो थोड़ी सी बात में इरिटेट हो गया, मतलब विदाउट एनी रीजन, प्रॉपर रीजन नहीं है, जरा सा पता लगा कि आपके बारे में उन्होंने ऐसा कहा था, बस इस बात पे वो गुस्सा हो गया, ये वातिक प्रकृति का व्यक्ति है। अच्छा। पैत्तिक प्रकृति वाला व्यक्ति प्रॉपर रीजन, अगर उसको लगा कि नहीं इनने ये ठीक नहीं किया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर वो गुस्सा होगा और इतना अधिक गुस्सा हो जाएगा कि उसको कम डाउन करना बड़ा मुश्किल रहेगा।
और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को आप कुछ भी कह दीजिए वो इरिटेट नहीं होगा। तो अपने को अगर व्यक्ति का प्रकृति पता है कि इस व्यक्ति की कफ प्रकृति है, आप कुछ भी कह दीजिए उस चीज को बड़े अच्छे से लेगा। और अगर पैतृक प्रकृति वाले को बार बार आपने छेड़ा तो जिस दिन गुस्सा हो गया, बोले आज के बाद मैं इस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा पूरी लाइफ भर, और वो बंद कर देता, फिर बिल्कुल वो नहीं करेगा। और वातिक प्रकृति वाला बिना किसी रीजन के गुस्सा हो सकता है, 5 मिनट बाद वापस बोलेगा सॉरी मेरी गलती हो गई थी, उसके बाद वापस वो बड़े अच्छे फ्रेंड। मतलब आपको लगेगा कि दोनों अभी 2 मिनट पहले झगड़ रहे थे, 2 मिनट बाद ये बहुत अच्छे फ्रेंड है। ये वातिक प्रकृति रहता है। तो दिन भर की अपनी जो एक्टिविटी रहती है उससे पता लग जाता है कि व्यक्ति कैसा है। जैसे डिजीज के मान से वातिक प्रकृति वाले को व्याधि थोड़ा सा ड्यूरेशन, मतलब बार बार कई बार वो बीमार होता रहता है। पैतृक प्रकृति वाले को विशेष करके जब ये पित्त संबंधी जो काल रहता है उस ऋतु में जरूर उसको तकलीफ होती है। कफ प्रकृति वाले की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, उसमें बहुत कम डिजीज मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। लाइकिंग और डिसलाइकिंग, कब प्रकृति वाले को मिठाई बहुत पसंद आएगी, अच्छा। बोले मेरे को मिठाई खाना है, तो हम उनको मना करते हैं कि आपको थोड़ी कम खाना है, क्योंकि कब प्रकृति वाले के लिए स्वीट जो है उसका वेट बढ़ा देता है। अच्छा। वातिक प्रकृति वाले को थोड़ा सा स्वीट तो उसको खाना चाहिए, लेकिन उसको बाकी चीज़ें जो है ना, जो टेस्ट रहते हैं, अम्ल है, लवण है, ये चीज़ें बहुत अच्छी पसंद आती है। ये उसके टेस्ट से पता लग जाएगा। और पैतृक प्रकृति वाला व्यक्ति है उसके लिए सबसे बढ़िया मधुर है, तिक्त है और कषाय है। ये 3 रस है, स्वीट को बहुत पसंद करता है। अच्छा। तो ये नेचुरली वो है। लेकिन इन सब चीज़ों को भी उसके लिए हितकर कौन सा है और अहितकर कौन सा है, अगर उसने वो सिलेक्शन नहीं कर रखा है तो वो डाइट भी उसके लिए कई बार डिजीज का कारण बन जाती है। क्या बात है। तो सर, इसलिए डाइट को आहार तो को ध्यान रखना चाहिए। सर, डाइट को तो हम समझ सकते हैं, आपने कहा कि अपनी प्रकृति को समझ सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति की पहचान खुद कर पाए, जैसा कि आपने बताया, इन उदाहरणों से हम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या ऐसा भी होता है कि 3 प्रकार की आपने प्रकृतियां बताई, वात, पित्त और कफ, क्या किसी व्यक्ति में 2 प्रकृतियां या 2 से ज्यादा प्रकृतियां भी पाई जा सकती हैं, या तीनों का मिश्रण भी हो सकता है? जी, कुल जो प्रकृतियां बताई वो 7 प्रकार की बताई है। अच्छा। उसमें एक एक दोष के कारण, वात पित्त कफ के कारण 3 प्रकृतियां, 2 दोष के कारण 3 प्रकृतियां, वात पित्त पित्त कफ पैत्तिक हो गया, और एक त्रिदोषों की प्रकृति, माने तीनों दोषों का इक्विलिब्रियम जिसमें है उसको त्रिदोष साम्य प्रकृति बोलते हैं, और वो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कहलाती है। माने त्रिदोष साम्य वाला व्यक्ति अगर है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसमें व्याधियां बहुत कम होगी। और बाकी जो एक दोष वाले हैं, 2 दोष वाले, इनमें व्याधियां होती रहती हैं। और हम कई बार प्रकृति को बड़े अच्छे से पता लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में चाय, अगर आप किसी व्यक्ति को ऑप्शन दीजिए कि आप कोल्ड ड्रिंक्स लेना पसंद करेंगे या टी या कॉफी लेंगे, पैतृक प्रकृति वाला प्रीफर करेगा कि कुछ ठंडा आप कोल्ड ड्रिंक्स या वो दे दीजिए। कफ प्रकृति वाला बोलेगा नहीं, मेरे को आप टी या कॉफी ला दीजिए। वातिक प्रकृति वाले में कभी वो किसी समय जो है वो फ्रिज की कोई वस्तु है वो पसंद करेगा, कभी थोड़ी सी हार्ड चीज़ वो पसंद करेगा, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है। तो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग इससे भी पता लगा सकते हैं। एक व्यक्ति चाय पीना प्रारंभ करता है, उसको चाय पीने में इतना टाइम लगता है कि बाकी सब साथ वाले चाय पी के चले जाते हैं। अच्छा। यानी वो पैतृक प्रकृति वाला है। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है, चाय लाके दी, बोला नहीं इसको एक बार और गर्म करके लाओ, उन्हें एकदम अच्छी गर्म चाय, फिर भी वो बोलेगा कि और गर्म करके लाइए, वो कफज प्रकृति वाला व्यक्ति है। वातिक प्रकृति वाला कभी अच्छी गर्म चाय पसंद करता है, कभी थोड़ी सी कम के थोड़ी रखे रहने दो, उसके बाद में पीऊंगा। तो ये हर एक चीज से, हर एक्टिविटी से पता लग जाता है कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। क्या बात है सर। तो प्रकृति के हिसाब से जो डाइट है वो भी तो अलग होनी चाहिए। अमूमन हम रोज़ कहते हैं कि आज सुबह हम नाश्ते में ये खाते हैं, ये बहुत हेल्दी है, हमने तो कह दिया ये हेल्दी है, लेकिन क्या ये हेल्दी जो मेरे लिए हेल्दी है वो मेरे परिवार में सबके लिए हेल्दी हो, ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग हो सकती है। तो ऐसे में कैसे पहचान की जाए कि किस प्रकृति की आइडियल डाइट कौन सी है? वात से अगर हम शुरू करें, वात प्रकृति वाले के लिए आइडियल डाइट क्या है? ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक वो क्या खाए कि वो स्वस्थ रहे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम प्रकृति का ध्यान रख के डाइट निर्धारित करें तो आयुर्वेद कहता है शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरः कर्तुम निरामय। माने अगर डाइट अपन प्रकृति के अनुसार फॉलो कर लें तो व्यक्ति को बीमारी ही नहीं होगी, माने उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं लगेगी। तो इसलिए आहार को बोलते हैं आहारो महाभेषजम,
माने ये एक बेस्ट सुपर मेडिसिन है। तो हर एक प्रकृति के मान से देखें वातिक प्रकृति। अब वातिक प्रकृति के लिए हमारे 6 रस हैं जी। ये 3 रस उस प्रकृति के लिए हितकर हैं। जैसे वात प्रकृति वाले हैं तो हमारे 6 रस हैं, इनमें से 3 रस उस व्यक्ति के लिए जो है वो कहना चाहिए उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। 3 रस कौन से हैं? मधुर, अम्ल और लवण। स्वीट उसके लिए बहुत अच्छा है। सौर रस, अम्ल रस वो हमेशा लेते हैं, और ये कहना चाहिए कि लवण रस, साल्टी जितने भी हैं, ये 3 चीज़ें वातिक प्रकृति वाले के लिए ठीक है। तो अगर उसकी डाइट में ये 3 चीज़ों से रिलेटेड अपनों ने कुछ भी डिज़ाइन किया है तो वात के लिए बहुत अच्छा है। ठीक इसके विपरीत कटु, तिक्त और कषाय, ये 3 रस जो रहते हैं, ये 3 रस वात दोष को बढ़ाते हैं। तो आयुर्वेद की मान से हर एक प्रकृति के लिए 3-3 रसों का समावेश है। अब जैसे वातिक प्रकृति वाला है, स्वीट मिठाई जो बनी हुई है उसके लिए बहुत अच्छी है। मिठाई चीज जो वातिक प्रकृति वाला ले सकता है, तो वो उसे नुकसान नहीं करेगी? नहीं, अगर देखिए हर एक व्यक्ति को एक तो क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के लिए स्वीट बहुत अच्छा है तो उसने लंच में केवल स्वीट ले लिया तो वो अलाउ नहीं है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए हम स्वीट बंद कराते हैं कि आपको स्वीट बिल्कुल नहीं लेना है, तो एक तो डिजीज कंडीशन रहती है, और कफ प्रकृति वालों क्योंकि उनमें वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं कि नहीं, आप मधुर रस बिल्कुल लिमिट में, आपने मिठाई ली 1 पीस ले लीजिए, बंद कुछ भी नहीं करना है, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो ये मधुर रस एक तो वात प्रकृति के लिए अच्छा है। नमकीन चीजें लवण रस से बनी हुई जो भी वो अच्छी है, और जो अम्ल रस वाली चीजें हैं, ये तीनों ही चीजें अगर उनके इसमें है, जैसे सूप लेते हैं तो हम वातिक प्रकृति वाले को बोलते हैं लेमन कोरिएंडर आप ले लीजिए, अच्छा। क्योंकि अम्ल रस बहुत अच्छा है उनके लिए। उसी प्रकार से स्वीट कॉर्न सूप है जो उसका टेस्ट भी जो है वातिक प्रकृति वालों के लिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है। इसलिए वहीं पर अगर किसी व्यक्ति को हम थोड़ा सा स्पाइसी चीजें जिसमें ज्यादा है, उन चीजों को अपन वातिक प्रकृति वाले को गर्म रहती है, उष्ण रहती है, उष्ण चीजें उनके लिए अच्छी है, पर उसकी क्वांटिटी का अपन ध्यान रखते हैं कि उसको अधिक क्वांटिटी में नहीं लेना। मतलब वात प्रकृति वाला तीखा खाना खा सकता है? तीखा खा सकता है, मीठा खाना खा सकता है, और नमकीन खा सकता है। उसके लिए सबसे ज्यादा रोकने वाली चीजें कि ठंडी चीजें नहीं लेना। जैसे फ्रिज में रखी हुई चीज है तो उसको हम कहते हैं आइसक्रीम को आप ज्यादा पसंद मत करिए, मिल्क शेक है या फ्रिज में रखी हुई चीजें बस ज़्यादा वो लीजिए। आप ये चीज़ें लीजिए जो ताज़ा बनी हुई हो, मधुर रस वाली हो, गुरु गुण वाली हो, स्निग्ध गुण वाली, जैसे घी से बनी हुई चीज़ें स्निग्ध रहती है, दूध से बनी हुई चीज़ें स्निग्ध रहती है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। अम्ल रस का भी प्रयोग वो कर सकते हैं, और लवण रस का, तीनों रस वातिक प्रकृति के लिए बहुत अच्छे हैं। और डोज बताया आपने, लेकिन डोंट्स? जी, डोंट्स में जैसे कि गुरु पदार्थ जो रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें जो रहती है उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है। ठंडी चीज़ें जो रहती है वो वातिक प्रकृति के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज को उत्पन्न करती है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा हो किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस का मेन कारण वात दोष है, और वो कोई भी ठंडी चीज खाना नहीं, मौसम थोड़ा सा ठंडा है उसमें अगर बाहर निकल जाए उसको जॉइंट पेन बढ़ जाता है, माने ठंडी चीजों से वात दोष बढ़ता है। अच्छा। तो अपने खाने में ठंडी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर दें। वो उसी प्रकार से जो चीजें कहना चाहिए कि कषाय रस वाली है, कषाय को मतलब जैसे आंवला कफ प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, वातिक वाले को हम थोड़ी कम क्वांटिटी में देते हैं, और उसको आंवला या आंवले के पाउडर की अपेक्षा हम कहते हैं कि आप च्यवनप्राश ले लीजिए, क्योंकि च्यवनप्राश बनाया जाता है घी और शर्करा के द्वारा। अच्छा। मिश्री जो रहती है ना, क्रिस्टल शुगर, इसके द्वारा बनाते हैं, तो वातिक प्रकृति के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब सीधा आंवला वात प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। के लिए कुछ क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन अधिक जो है वो पित्त प्रकृति के लिए जरूर अच्छा है, लेकिन वात के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हम बोलते थे कि ये चीज आप थोड़ी सी अवॉइड करिए। जैसे उदाहरण के रूप में जो तिक्त वाली सब्जियां रहती है, ये सब्जियां वातिक प्रकृति वाले के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। एग्जांपल सर तिक्त सब्जियों का? मेथी है। मेथी पित्त प्रकृति वाले के लिए बहुत अच्छी है, कषाय रस होती है जो, और लेकिन इनको तिक्त और कषाय रस वाली दोनों चीजें जो है वो इनके लिए अच्छी है, कफ वालों के लिए भी और पित्त वालों के लिए भी, लेकिन वात वालों के लिए हम उसको मना करते हैं। तो इसलिए जैसे दाल है, मूंग की दाल वात प्रकृति वाले के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वातिक प्रकृति वाले की डाइजेस्टिव कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, अग्नि थोड़ी सी इतनी ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर जिसको अग्नि बोलते हैं ज़्यादा तीव्र नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप एक काम करिए, मूंग की दाल लीजिए। मैंने उड़द की दाल को इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये जो दाल मखनी होती है, हम कह देते हैं कफ प्रकृति वाला व्यक्ति थोड़ी मात्रा में ले, पित्तिक प्रकृति वाला ले सकता है, उसकी अग्नि अच्छी मंद है अग्नि के कारण। बाकी तो कफ प्रकृति वाले में वेट
को बढ़ा देगा, तो हम उसको बोलते हैं क्वांटिटी में ध्यान रखिए। वातिक प्रकृति के लिए जिस समय उसको गुरु पदार्थ की आवश्यकता है तब उसको वो ले सकता है, लेकिन डाइजेस्टिव कैपेसिटी अगर अच्छी नहीं है तब उसको कम मात्रा में लेना है। तो इसलिए एक एक चीज़ को व्यक्ति का परीक्षण करके कि उसके शरीर में कौन सी प्रकृति है, उसकी डोमिनेंसी कितनी है। जैसे चपाती में, गेहूं की चपाती वातिक प्रकृति वाले के लिए बहुत अच्छी, तो वो अगर उसको प्रीफर करेगा और उसके साथ में घी, अगर शुद्ध गाय का घी है उसके साथ में प्रयोग करेगा, क्योंकि स्निग्ध गुण जितने भी होते हैं ये वात दोष का शमन करते हैं। क्या बात है। तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उसको किसी प्रकार की डिजीज नहीं होगी। अगर आप रुक्ष पदार्थों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, ड्राई, जो ड्राई गुण को बढ़ा, जैसे अपन सर्दी में देखते हैं ना स्किन ड्राई हो गई, माने वात दोष बढ़ा, और वही व्यक्ति खाने में भी ऐसी चीज़ें लेगा जो उस रुक्ष गुण को बढ़ाता है, तो उसमें वातिक व्याधि होगी। जैसे होठ ज़्यादा फटना, क्रैकिंग ज़्यादा आ जाना, चेहरा एकदम ड्राई होना, तो हम उसको कहते हैं खाने में तुम स्निग्ध चीज़ों को ले लो। मतलब कहीं ना कहीं समझा जाए कि घी और जो तरल और जो तेलीय पदार्थ हैं वो वात प्रकृति को सूट करते हैं। बहुत अच्छा सूट सर, करते हैं। पित्त की तरफ आते हैं। जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं वो अपनी डाइट में क्या शुमार कर सकते हैं? पित्त प्रकृति वालों का एक सबसे अच्छा लक्षण है उष्ण गुण। माने पित्त जो है वो उष्ण गुण का पर्याय है, माने उनके अंदर उष्ण गुण का अधिकता होती है। तो हम उनको कहते हैं कि थोड़ी सी उष्ण गुण वाली चीज़ों को आप लें, कम मात्रा में लें। उष्ण गुण वाली चीजें कौन सी? उष्ण गुण वाली चीज़ों में उदाहरण के रूप में जैसे काली मिर्च है, उष्ण गुण वाली है, शुंठी का पाउडर है, उष्ण गुण वाला है। उसी प्रकार से पिपली होती है जो अपन अचार वगैरह में डालते हैं, उष्ण गुण वाली है। जिनको ऊपर से अपन जैसे फ्रूट्स ले रहे हैं, किसी के भी ऊपर डाल के लेते हैं, तो पित्त प्रकृति वाले को बोलते हैं हम कि आप थोड़ी सी उष्ण गुण वाली चीज़ों को कम लें। जैसे उदाहरण के रूप में सूप है, तो ज़्यादा जिसमें स्पाइसेस ज़्यादा डाले गए हैं उसके लिए उनको हम करते हैं नहीं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। जिस सूप में स्पाइसेस कम डाले हैं, मिर्ची वगैरह, काली मिर्च है, रेड चिली है, इनका उपयोग कम किया गया है, वो चीज़ें पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छी है। तो पित्त वाले को हम कहते हैं कि ज़्यादा मसाले वाली, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली चीज़ें, जिसमें गार्लिक और का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, चिली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ले तो ठीक है, बाकी अधिक मात्रा में नहीं लेना। और वही पित्तिक प्रकृति वाले के लिए ये जो अभी का सीजन है, इस सीजन में जो ग्रीन लिप्स वाली जितनी भी पत्तियाँ मिलती है, हरी सब्जियाँ, ये सब पित्त प्रकृति वाले के लिए बेस्ट है। मेथी, पालक, मूली, सरसों, क्योंकि कषाय रस वाली है, तिक्त रस वाली है, और जो अपने ने 6 रसों की बात करी थी, कषाय, तिक्त, मधुर, ये 3 रस पित्त प्रकृति को अच्छा स्वस्थ रखते हैं। और इसके विपरीत वाले जो 3 रस हैं वो पित्त को बढ़ाते हैं। तो ये तिक्त रस वाली जो सब्जियां हैं, ये सब्जियां हम पित्त प्रकृति वाले को बहुत अच्छा, बाकी दोनों प्रकृति वाले के लिए भी ठीक है। वातिक वाले को थोड़ी कम मात्रा में लेते हैं कि तिक्त रस वात दोष को बढ़ा देता है। कटुतिक्त कषाय जो है ये कफ प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं, तो उसको भी कहते हैं कि आप ले सकते हैं। तो हर एक चीज़ें 2-2 प्रकृति के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये वात के लिए ठीक नहीं, वो कफ और पित्त के लिए अच्छी है। जो वात के लिए अच्छी है वो कफ और पित्त के लिए कई बार ठीक नहीं रहती है। अभी आपने बताया कि अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपको हरी सब्जियों को जो इस मौसम में खास तौर पर ज़रूर लेना चाहिए। अगर हम सर्दियों के मौसम की बात कर रहे हैं, साथ में आपने बताया उन्हें काली मिर्च का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, और जो ग्रेवी वाली हैं, तीखी हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कोई और डोंट्स जो पित्त प्रकृति वाले अपने जीवन में ना अपनाएं? जी, पित्तिक प्रकृति वालों के लिए एक सबसे बढ़िया मधुर रस भी बताया। स्वीट जो चीज़ें रहती है वो पित्त प्रकृति के लिए अच्छी है। घृत पित्त को शमन करने में बेस्ट है। जैसे कोई भी चीज़ 2 दोषों के लिए करती है, घृत वात के लिए बढ़िया है, घी घृत पित्त के लिए भी अच्छा है। उसमें तो क्या इस क्या प्रयोग ऋतु कर में सकते हैं? घी से बने हुए जितने भी स्वीट अभी हैं वो सब पित्त प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं, वो वात प्रकृति के लिए भी अच्छे हैं। लेकिन कफ प्रकृति वाले को हम बोलेंगे कि इसको थोड़ा कम मात्रा में लीजिए। तो अभी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल अच्छे, वात प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया है। उनमें स्वीट वाले जितने भी मुनक्का से बनी हुई की चीज़ें हैं, अंजीर पित्त प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, पित्त को शमन करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीठी चीज़ें जो नेचुरली मीठी है या फिर इस ऋतु में अपन बनाते हैं शुगर का उपयोग करके, वो भी पित्त प्रकृति के लिए बढ़िया है। तो मीठी चीज़ों को उनको लेना चाहिए। और ख़ास तौर से अम्ल है, लवण है, ये चीज़ें जो है ना पित्त प्रकृति वाले को अवॉइड करवाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ों को मत लीजिए। सोर चीज़ें जो है उनसे बनी हुई चीज़ें, उनसे बना हुआ सूप में बहुत ज़्यादा नींबू आदि का प्रयोग, नींबू भी पित्त को बढ़ाता है अम्ल रस होने के कारण। तो हम उनको कहते हैं कि इनका प्रयोग आप कम करिए, ये कफ प्रकृति के लिए ज़्यादा अच्छा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है।
तो जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं सर, जैसे उसमें भी कुछ अम्ल रस होता है, तो क्या वो भी पित्त प्रकृति वाले लोगों को अवॉइड करना चाहिए? देखो, विटामिन सी का सबसे बेस्ट आयुर्वेद में मानते हैं हम आंवले को, और आंवला सबसे बेस्ट है पित्त का शमन करने के लिए। अच्छा। अब देखिए, आंवला अम्ल रस है, अम्ल रस हम पित्त के लिए मना करते हैं। हाँ। लेकिन आंवले का एक और गुण है, और वो गुण है शीत गुण। अच्छा। अगर आंवला अम्ल रस के साथ उष्ण गुण का होता तो पित्त के लिए बिल्कुल निषिद्ध कर देते हैं हम, लेकिन वो पित्त का शमन करता है। तो इस ऋतु में च्यवनप्राश पित्त दोष के लिए भी बहुत अच्छा है। वातिक के लिए हमने कहा था कि अम्ल रस को अगर हम शर्करा और घृत के साथ में जिसको च्यवनप्राश बना देते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आंवला पित्त दोष के लिए बहुत अच्छा है, बिना कुछ भी उसमें मिलाए, क्योंकि पित्त शमन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। वो कफ का भी शमन करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पित्त का शमन करता है। वात का शमन करने में इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। यद्यपि आंवला है, उसके साथ में एक द्रव्य और आता है हरित की, जिसको अपन हरड़ बोलते हैं, टर्मिनेलिया चिबुला, और उसके लिए यहाँ तक कहा जाता है कदाचित कुप्यते माता न उदरस्ता हरित की, माने माता अपने बेटे पे बाई चांस कभी गुस्सा कर सकती है, अदरवाइज नहीं करती है, लेकिन हरित की जो है वो किसी भी प्रकार का उपद्रव व्यक्ति के अंदर नहीं करती है, माने वो भी तीनों दोषों का शमन करने वाली है। अच्छा। जो त्रिफला है, जिसमें हरित की, विविध की और आमल की है, ये तीनों ही तीनों दोषों का शमन करते हैं। तो त्रिफला का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि तीनों प्रकृति वाले ले सकते हैं, और आई टॉनिक के रूप में तो बेस्ट है आंवला, क्योंकि विटामिन सी है। तो जिनको भी नेत्र ज्योति की अगर थोड़ा बहुत भी कुछ है, यानी विजन कैपेसिटी थोड़ी कम होती जा रही है, आंवले का प्रयोग करें। और हम तो आंवले के लिए अलग अलग प्रकार से, जैसे बच्चों को आंवले यूं पसंद नहीं आते हैं, मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं। तो पित्त प्रकृति वाला अगर आंवले का मुरब्बा खाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कफ प्रकृति वाले को कहते हैं कि आप मुरब्बा मत लीजिए, क्योंकि उसमें मीठा है। बिल्कुल। आप आंवले का सिंपल अचार ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कुछ अगर साल्ट डाल रखा है, नींबू डाल रखा है, या उसको तैयार करते हैं अपन अचार के रूप में। और वातिक प्रकृति वाला स्वीट टेस्ट के साथ ले सकता है। मतलब समझने की चीज है, एक ही है जी, वस्तु एक ही, उसको थोड़ा सा किस मिश्रण के साथ लेना है, तो सभी दोषों के लिए। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपके लिए आंवला बहुत अच्छा नहीं है, आप डायरेक्ट आंवला ना लेकर उसका च्यवनप्राश के रूप में प्रयोग करें। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपके लिए आंवला बहुत अच्छा है, और वही अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आप उसको किसी और रूप में प्रयोग करें। ऐसे तक्र है बटर मिल्क। हाँ। बटर मिल्क तीनों दोषों के लिए अच्छी है, लेकिन वात प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसके अंदर वाते अम्ल रस के रूप में अगर उसके अंदर अपन शुंठी है, उसमें जीरा है, काली मिर्च, ये डाल दीजिए, उष्ण गुण भी हो जाएगा, और अम्ल रस वात का शमन करता, बहुत अच्छा है। भोजन करने के बाद में आप बटर मिल्क लीजिए। वहीं अगर पैत्तिक प्रकृति वाला है तो पित्त प्रकृति वाले को तक्र मीठी वाली लेना चाहिए। अच्छा। उसमें शर्करा डाल दी तो शर्करा पित्त का शमन करती है। और जो कफ प्रकृति वाला है उसमें कटु तिक्त कषाय, सौंठ है, मरीच है, पिपली है, ये तीनों डाल दीजिए, तीनों उसका शमन करती है। तो इसलिए अम्ल और लवण रस का प्रयोग कर लिया अपने वात में, क्योंकि उसका शमन करता है। तो एक ही चीज़ तीनों दोषों के लिए अच्छी है, बस उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन प्रकृति के मान से अपन करेंगे तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती। जी सर, अब हम कफ प्रकृति की ओर आते हैं। वैसे तो आपने साथ साथ काफ़ी कुछ बताया, लेकिन कफ प्रकृति के लिए आइडियल डाइट क्या है डूज और डोंट्स जो कि कफ प्रकृति वाले फॉलो करें? जो 6 रस हैं उसमें से मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 रस कफ को बढ़ाते हैं। और जो कटु, तिक्त और कषाय है, ये रस जो है कफ का शमन करते हैं। जैसे आंवला है तो वो षड्रसात्मक है, लेकिन मुख्य रूप से उसको अपन बोलते हैं कषाय रस का है। करेला जो है वो तिक्त रस का है, करेले की सब्जी कफ प्रकृति वाले के लिए बहुत अच्छी है। वो पित्त के लिए भी अच्छी है, लेकिन वात को हम इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ले वो भी सकता है, कभी कभी लिया, लेकिन इनके लिए तो प्रशस्त है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कफ प्रकृति वाले को मीठी चीज़ें, घी से बनी हुई चीज़ें, शर्करा से बनी हुई चीज़ें, यानी जो बहुत ज़्यादा गुरु चीज़ें रहती है वो कफ प्रकृति वाले को थोड़ी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कफ प्रकृति के शरीर का स्वभाव ही स्निग्ध है, गुरु है। उनका अगर हेल्थ देखेंगे आप तो कफ प्रकृति वालों की हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है, माने उनमें वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहता है, और वेट गेन भी बहुत जल्दी होता है। वातिक प्रकृति वाले में वेट गेन नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी खिला दीजिए। और
पैतृक प्रकृति वाला वो मिडिल में रहता है। तो कफ प्रकृति वालों को मीठी चीज़ें, घी से बनी हुई चीज़ें, जो स्वीट्स जितने भी आते हैं, ये इनको हम बहुत ही लिमिट में खाने के लिए बोलते हैं। और विशेषकर सर्दी के मौसम में, क्योंकि अपनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी अच्छी रहती है, तो कफ प्रकृति वालों में वेट गेन ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इसलिए इनको कम मात्रा में स्वीट्स वगैरह लेते हैं। बंद कुछ भी नहीं करना है, लेकिन क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना है। और कटु तिक्त कषाय रस, आंवला है, आंवले को बिना किसी मतलब मुरब्बा नहीं बनाना, डायरेक्ट आंवले को लीजिए। अच्छा। आंवले का पाउडर ले लें, वो आंवले के पीस बना करके रोज खाने के साथ में अगर लें, बहुत अच्छा है कफ प्रकृति वालों के लिए। और उसी प्रकार से उनके लिए कषाय रस वाली जो सब्जियां, हरी लिप्स वाली है, ग्रीन लिप्स वाली, ये सब्जियां उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका रस कटु तिक्त और कषाय। मूली की सब्जी, सरसों के पत्ते की सब्जी, या पालक है, मेथी है, अभी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, कफ प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा है। सर, अब यहाँ एक सवाल उठता है, आपने तीनों प्रकृतियों के बारे में बताया, आपने बताया कि लोग जो हैं वो अपनी प्रकृति खुद समझ सकते हैं, बहुत से आपने ऐसे उदाहरण भी दिए कि वो कैसे समझ सकते हैं। लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तब से लेकर अब तक, क्या वो प्रकृति एक सी रहती है या वो प्रकृति बदलती भी है? बिल्कुल, आयुर्वेद में कहा गया स्वभावो निष्प्रतिक्रिया, माने एक बार प्रकृति का निर्माण हो गया, वो अंतिम सांस लेते हैं तब तक परिवर्तित नहीं होती। अच्छा। और वो बनती कब है, हम यही कहते हैं कि आयुर्वेद का काम शुरू कब से होता है, तो प्राय हम कहते हैं कि बच्चे के बर्थ के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब 9 मंथ जो प्रेगनेंसी रहती है, उस प्रेगनेंसी से भी पहले, माने शुक्र और शोणित, इन दोनों के संयोग से गर्भ की स्थापना होती है। और इसमें जिस दोष की डोमिनेंसी रहती है, उससे गर्भ की प्रकृति बनती है। तो हम तो कहते हैं गर्भाधान से पहले भी आपकी डाइट कैसी होना चाहिए, आपको किस प्रकृति की संतान चाहिए। अच्छा। जैसे कफ प्रकृति वाला व्यक्ति जो रहता है ना, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। पैतृक प्रकृति वाला व्यक्ति शूरवीर रहता है, मैंने जैसे अपने को बॉर्डर पे किसी को भेजना है युद्ध के लिए, तो पैतृक प्रकृति वाला व्यक्ति वहां के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले राजा महाराजा जो रहते थे, उनकी एक चॉइस रहती है कि उनको किस प्रकार की संतान चाहिए। अगर बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए उनके परिवार में, कि मेरे को बुद्धिमान मंत्री के रूप में चाहिए, तो उसकी प्रकृति कफच प्रकृति के रूप में, कि गंभीर बुद्धि, वो गंभीर बुद्धि वाला रहता है। एक अच्छा युद्ध कौशल वाला चाहिए तो पैतृक प्रकृति वाला चाहिए। एक व्यक्ति एकदम एक्टिव, माने जिसको काम करना है, कि पहले के टाइम पे अगर कोई साधन नहीं थे, घोड़े से यहाँ से 500 किलोमीटर जाना है, वो व्यक्ति उसमें जा सकता है। वातिक प्रकृति वाले व्यक्ति, ऐसे सैनिक उसमें काम कर सकते थे। तो प्रकृति के निर्माण के लिए शुक्र और शोणित, उत्तम शुक्र शोणित वो हो, तो हम कहते हैं कि जो नवविवाहित रहते हैं, जिनको गर्भाधान का कहना चाहिए कि वो करने के इच्छुक है, ऐसे व्यक्तियों की हम आहार विहार गर्भाधान से पहले ही प्रारंभ करते हैं, ताकि उत्तम संतति हो। माने गर्भाधान बाई चांस नहीं होना चाहिए, बाई चॉइस होना चाहिए, तो संतति बिल्कुल उत्तम रहेगी। तो प्रकृति का एक बार निर्धारण हो गया गर्भाधान के समय, वो पूरा जीवन भर परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए हम विशेष रूप से कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई बार बार मूवी देखने जा रहा है, रात को बहुत जग रहा है, कई बार झगड़ा कर रहे हैं, खूब जोर से बोल रहे हैं, इस माहौल में रहे हुए व्यक्ति की जो संतति रहेगी, उसमें भी वही गुण मिलेंगे। अच्छा। और अगर उस समय हमने ध्यान रखा, हमारी पूरी दिनचर्या और सबका बड़े अच्छे से ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह किया, पूरी डाइट 9 मंथ का पूरा मंथली डाइट बता रखी है आयुर्वेद में, अगर उसको फॉलो किया गया, तो उत्तम प्रकृति, उत्तम संतान का जन्म होगा, जिसको व्याधियां बहुत कम होगी। बिल्कुल। सर, लास्ट एक ज़रूर रिएक्शन लेना चाहूँगी। व्यक्ति की प्रकृति कोई भी हो, लेकिन आयुर्वेद में सबसे उत्तम प्रकृति क्या है, और वो प्रकृति हो जिस व्यक्ति की, उसके लिए आदर्श डाइट क्या है, बहुत कम शब्दों में? बिल्कुल, देखिए, कोई भी प्रकृति श्रेष्ठ या कोई भी प्रकृति जो है निकृष्ट, ऐसा नहीं है। जैसे ब्लड ग्रुप रहता है, हर एक ब्लड ग्रुप अच्छा है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन ब्लड ग्रुप का एक का दूसरे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रकृति बहुत अच्छी है, सभी प्रकृतियां अच्छी है। आवश्यकता उस प्रकृति के अनुसार अपनी डाइट का निर्धारण करना, कि प्रकृति अगर पैतृक है, गर्म चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। प्रकृति अगर वातिक है, ठंडी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। प्रकृति अगर कफज है, मीठी, स्निग्ध और हेवी चीज़ों को अवॉइड कर दें, अब बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो कोई भी प्रकृति खराब नहीं है, सब प्रकृति श्रेष्ठ है, बस प्रकृति के अनुसार हमारा आहार और विहार होना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से यदि अगर हम अपनी प्रकृति को समझ पाएंगे और प्रकृति के अनुरूप अगर भोजन लेंगे, तो मुझे लगता है अगर स्वस्थ होगी हमारी थाली, हमें प्रकृति की होगी जानकारी, तो हम एक कदम शायद हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि तभी हमारी प्लेट जो है वो हेल्दी होगी और हम बीमारियों से दूर रह सकेंगे। बिल्कुल, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण प्रकृति के ज्ञान के द्वारा कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इस प्रथम और विशेष एपिसोड में प्रकृति का ज्ञान देने के लिए। आने वाले तमाम एपिसोड्स में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, किसे क्या खाना चाहिए, ऋतुओं में क्या खाना चाहिए, या फिर क्या हो आदर्श थाली, इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक डाइट सबके लिए नहीं होती, प्रकृति समझिए, बीमारी से बचिए, क्योंकि सही थाली ही संतुलित शरीर आपको प्रदान करती है। तो अगले एपिसोड में बात करेंगे बदलते मौसम के साथ बदलती हुई थाली की, साथ ही जानेंगे क्या है आदर्श थाली, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हम श्री अन्न की बात करते हैं तो हमारी आयुष थाली क्या कहती है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। तब तक आप रखिए अपना खूब सारा ख्याल और एक कदम बढ़ाइए अच्छे स्वास्थ्य की ओर। नमस्कार।